नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं पूंजी लाभ कैपिटल गेन्स। पूंजी लाभ कैपिटल गेन्स। हमने बात की थी कि गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाता है। तो पूंजी लाभ पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ है। आज हम बात करेंगे पूंजी संपत्तियों के प्रकार के, कि पूंजी संपत्तियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो पूंजी संपत्तियां अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, और दूसरी दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो पूंजी संपत्तियां दो प्रकार की हैं, एक तो अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां और दूसरी दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां। अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां यदि हस्तांतरण से पूर्व अगर किसी संपत्ति का हस्तांतरण से पूर्व, उसके विक्रय से पूर्व करदाता के पास 36 माह से कम अवधि के लिए रही हो। अगर कोई पूंजी संपत्ति हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 36 माह से कम अवधि के लिए रही हो तो ऐसी पूंजी संपत्ति अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। और अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ अथवा हानि अल्पकालीन पूंजी लाभ अथवा अल्पकालीन पूंजी हानि कहलाता है। बात करते हैं दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियों की। तो जो संपत्ति हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 36 माह से अधिक अवधि के लिए रही हो। तो जो संपत्ति करदाता के पास हस्तांतरण से पूर्व 36 माह से अधिक अवधि के लिए करदाता के पास रही हो तो ऐसी संपत्ति दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के हस्तांतरण से के विक्रय से होने वाला लाभ अथवा हानि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कहलाता है। अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों के संबंध में कुछ अन्य बातें भी हैं। निम्न संपत्तियां हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 12 माह से कम अवधि के लिए रही हो। देखिए, सामान्यतः तो हस्तांतरण से पूर्व अगर कोई संपत्ति करदाता के पास 36 माह से कम अवधि के लिए रहती है, 3 साल से कम अवधि के लिए रहती है, तो ऐसी संपत्ति अल्पकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। लेकिन यहां पर कुछ बातें ध्यान रखनी है कि कुछ संपत्तियां हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास अगर 12 माह से कम अवधि के लिए रही हो तो ऐसी संपत्तियां अल्पकालीन पूंजी संपत्ति ही कहलाएगी। अगर ऐसी संपत्ति 12 माह से अधिक अवधि के लिए रह जाती है हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास तो ऐसी संपत्ति फिर दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। तो अगर निम्न संपत्तियां हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 12 माह से कम अवधि के लिए रही हो तभी वो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएंगी। कौन कौन सी हैं? इसमें सूचित अंश, ऋण पत्र,
बॉन्ड्स, अन्य सरकारी प्रतिभूतियां आदि। स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड शेयर्स हैं, ये अंश समता अंश या पूर्वाधिकार अंश हो सकते हैं। तो जो लिस्टेड शेयर्स हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स और कोई अन्य जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जो लिस्टेड हैं, सूचित हैं, तो ऐसी सिक्योरिटीज, ऐसी प्रतिभूतियां या अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स, अगर ये 12 माह से कम अवधि के लिए करदाता के पास हस्तांतरण से पूर्व रही हो, तभी ये अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां मानी जाएगी। अगर करदाता के पास 12 माह से अधिक अवधि के लिए रही हो हस्तांतरण से पूर्व, तो ये फिर दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। दूसरा, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स, यूटीआई, जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके जो यूनिट्स हैं वो भी 12 माह से कम अवधि के लिए रहने पर ही अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती हैं। समता उन्मुख पारस्परिक, समता उन्मुख पारस्परिक कोष यानी कि म्यूचुअल फंड्स, समता उन्मुख पारस्परिक कोष के यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स। तो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स भी 12 माह से कम अवधि के लिए रहने पर ही अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती है। जीरो कूपन बॉन्ड्स, शून्य कूपन बॉन्ड्स। तो इस प्रकार से ये कुछ 4 संपत्तियां हैं जो 12 माह से कम अवधि के लिए करदाता के पास रहने पर ही अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती है। 12 माह से अधिक अवधि के लिए अगर करदाता के पास रह जाती है हस्तांतरण से पूर्व, तो इनको दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मान ली जाती है। इसमें एक अपवाद और है, निम्न संपत्तियां 24 माह से कम अवधि के लिए रही हो। पहला है असूचित अंश। अब इन अंशों में समता एवं पूर्वाधिकारी दोनों प्रकार के अंश आते हैं। और दूसरा, भूमि या भवन या दोनों अचल संपत्तियां। तो अगर कुछ संपत्तियां 24 माह से कम अवधि के लिए ही अगर करदाता के पास हस्तांतरण से पूर्व रही हो, तो वे संपत्तियां अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां मानी जाएंगी। जैसे असूचित अंश, जो अनलिस्टेड शेयर्स हैं, चाहे वो इक्विटी हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, समता अंश हो या पूर्वाधिकारी अंश हो, अगर ये अंश करदाता के पास हस्तांतरण से पूर्व 24 माह की अवधि से कम समय के लिए रहे हो, तभी अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां मानी जाएगी। अगर अनलिस्टेड शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं, अगर ये शेयर्स 24 माह से अधिक अवधि के लिए करदाता के पास हस्तांतरण से पूर्व रह जाते हैं, तो ये फिर दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मान ली जाती है। भूमि या भवन या फिर दोनों अचल संपत्तियां, भूमि और भवन एक साथ हों, तो ये अचल संपत्तियां भी अगर 24 माह से कम अवधि के लिए करदाता के पास रही हो हस्तांतरण से पूर्व, तभी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। अगर 24 माह से अधिक अवधि के लिए करदाता के पास हस्तांतरण से पूर्व ये रही हो, तो ये दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियां मान ली जाएंगी। तो सामान्यतः अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां वे होती हैं जो करदाता के पास हस्तांतरण से पूर्व 36 माह से कम अवधि के लिए रही हो। 3 साल से कम अवधि के लिए जो संपत्ति करदाता के पास रही हो हस्तांतरण से पूर्व, वो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती है। और जो संपत्ति हस्तांतरण से पूर्व करदाता के पास 36 माह से अधिक अवधि के लिए यानी 3 साल से अधिक अवधि के लिए रही हो, वो दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति मानी जाती है। अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाला लाभ अथवा हानि अल्पकालीन पूंजी लाभ अथवा अल्पकालीन पूंजी हानि कहलाता है। और दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति से होने वाला लाभ अथवा हानि दीर्घकालीन पूंजी लाभ अथवा दीर्घकालीन पूंजी हानि कहलाता है। लेकिन अल्पकालीन पूंजी संपत्तियों के संबंध में 2 अपवाद हैं कि कुछ संपत्तियां केवल 12 माह से कम अवधि के लिए करदाता के पास रहने पर ही अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां मानी जाएगी, और कुछ संपत्तियां 24 करदाता के पास हस्तांतरण से पूर्व 24 माह से कम अवधि के लिए रहने पर ही अल्पकालीन पूंजी संपत्तियां मानी जाएगी।
तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।